ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 90% जनता के पास जरूरत के हिसाब से बहुत कम धन होता है, यानी कि 90% जनता कम गरीब या अधिक गरीब होती है, या यूं कह सकते हैं कि 30% जनता कम गरीब और 60% जनता अधिक गरीब है। अब गरीब जनता आय के हिसाब से ही बाजार में मांग करती है। बाजार उस मांग के हिसाब से उत्पादन करता है। उत्पादन के हिसाब से बाजार में रोजगार पैदा होता है, जिसमें हम काम करते हैं और धन कमाते हैं। फिर उस धन से हम बाजार में फिर से मांग करते हैं। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ये इस गलत अर्थशास्त्र की मुख्य नीति है, जिस पर हमारी पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। ये नीति ही तय करती है कि देश में कितना विकास होगा, यानी कि जितनी मांग उतना विकास। आओ समझते हैं ये नीति कैसे हम सबको गरीब बनाए हुए है। 90% लोग कम धन होने से मांग कम करते हैं बाजार में। मांग कम होने से रोजगार कम हो जाता है बाजार में। रोजगार कम होने से आय कम होती है हम सबको, और फिर उसी कम आय से हम कम मांग करते हैं बाजार में। तो पूरी मांग कभी भी कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास में धन ही नहीं होता, और धन आ भी नहीं सकता, क्योंकि मांग की कमी के कारण हमारे पास रोजगार कम है। अब क्या किया जाए? धन को बढ़ाने के लिए रोजगार को बढ़ाना होगा, और रोजगार को बढ़ाने के लिए धन को बढ़ाना होगा। रोजगार बढ़ा नहीं सकते क्योंकि बाजार में मांग नहीं है, और मांग बढ़ा नहीं सकते क्योंकि धन नहीं है। अर्थात हम इस गलत अर्थशास्त्र की इस नीति के दुष्चक्र में फंस चुके हैं। इससे कैसे बाहर निकलें, ये किसी अर्थशास्त्री को सूझ नहीं रहा है। मांग के बिना रोजगार नहीं बढ़ेगा, और रोजगार के बिना मांग नहीं बढ़ेगी। तो कहां से शुरू करें कि सब अमीर हो जाएं? कोई भी अर्थशास्त्री इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि यदि इस गलत अर्थशास्त्र को नहीं बदला गया तो गरीबी और अपराध हमारी जिंदगी में सदा ऐसे ही बने रहेंगे। इससे ये भी स्पष्ट हो ही रहा है कि इस नीति के चलते 90% जनता को सदा गरीब ही रहना होगा। कोई सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती सिवाय भीख देकर कुछ सांत्वना देने के अलावा। तकनीकी के बढ़ते जाने से रोजगार और भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब फैक्ट्री में मशीनें ही काफी काम करने लग गई हैं, जिससे बेरोजगारी और भी बढ़ती जा रही है। हमारी गरीबी और भी बढ़ती जाएगी, और जो भी कुल आय होगी उसका अधिकतम हिस्सा केवल 1% लोगों को ही जाता रहता है। यानी कि इस गलत अर्थशास्त्र के कारण 90% लोग गरीबी में और 100% लोग अपराधों में जीने के लिए मजबूर हैं, जिसके कारण हम सबका जीवन पूर्णतः दुखी और अशांत बना हुआ है। अब जिनके पास रोजगार भी नहीं होता, उनकी गरीबी तो इतनी अधिक होती है कि उनको रोटी कपड़ा भी सही से नसीब नहीं हो पाता। अब या तो ये भीख मांगते हैं और या किसी अपराध में शामिल हो जाते हैं, जिससे पहले से ही अशांत समाज और भी अधिक अशांत होने लगता है। उसमें अपराध बढ़ने लगते हैं। अपराध का यहाँ यह अर्थ है भ्रष्टाचार, जमाखोरी, लूट, हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, बलात्कार, धोखा, झूठ, आतंकवाद, धर्मांधता, बाल श्रम,
दादागिरी आदि आदि। 10% लोग अमीर भी हो जाते हैं तो उन्हें भी बहुत सारे अपराधों में शामिल होना पड़ता है अपनी इस अमीरी को बनाए रखने के चक्कर में, क्योंकि लगातार और दूसरे लोग भी उस धन को पाने में लगे रहते हैं, जिससे धन के लिए आपस में मानसिक और शारीरिक टकराव होते रहते हैं। सरकार का भी अधिकतम धन और समय इन्हीं सब टकरावों को कंट्रोल करने में लगा रहता है, जिससे सरकारी आय का बड़ा हिस्सा इन टकरावों से सुरक्षा आदि में ही खर्च होता रहता है, जो कि हमारे सुख बढ़ाने में काम आ सकता था। और भ्रष्टाचार के कारण ये टकराव भी कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। जनता सरकार पर आरोप लगाती रहती है और सरकार विपक्ष पर या जनता पर आरोप लगाती रहती है कि वो उन्हें काम नहीं करने दे रही है। अब इस गलत अर्थशास्त्र की दूसरी नीति को समझिए, जिसमें मांग और आपूर्ति के आधार से वस्तुओं एवं श्रम का मूल्यांकन होता है। उदाहरण के लिए, अब यदि किसी किसान ने अपना श्रम और पूंजी लगाकर एक फसल पैदा की, जिसकी कि या तो मांग कम हो गई या उसी वस्तु को कई किसानों ने अधिकता में पैदा कर दिया, तो इससे उनकी फसल का मूल्य बहुत गिर जाएगा और इस कारण किसानों को गहरा घाटा सहना पड़ता है। अब इसमें किसानों की क्या गलती है? दूसरी ओर सरकारी लोगों का वेतन तो निर्धारित होता है, उनको किसी भी कारण से कोई घाटा नहीं होता। तो ये एक गलत अर्थशास्त्र सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता, अर्थात ये समाज में अन्याय की ही स्थापना करता है। इसी मांग और आपूर्ति के आधार से ही सभी के श्रम का मूल्यांकन भी अलग अलग है। अब अच्छा जीवन जीने के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की बराबर जरूरत होती है सबको, तो फिर इनको पैदा करने वालों के श्रम का मूल्यांकन भी एक जैसा ही होना चाहिए ना, न कि मांग और आपूर्ति के आधार से होना चाहिए। क्या कोई अच्छा मकान बिना कारीगरों के बन सकता है या बिना इंजीनियरों के बन सकता है, या क्या बिना सड़क, बिजली, पानी आदि के सहायता से बन सकता है? उत्तर होगा नहीं बन सकता। तो फिर सबके श्रम का मूल्यांकन बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? अब यदि अधिकतम लोगों के श्रम का मूल्यांकन कम ही रहेगा तो इससे उनकी बहुत कम आय होगी। इस कारण वे बाजार में अपनी मांग ही नहीं कर पाएंगे और बाजार उसका उत्पादन नहीं करेगा, जिससे रोजगार भी पैदा नहीं होगा और फिर वही गरीबी का चक्र जो कि हम ऊपर समझ चुके हैं। फिर कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि जब बाजार में मांग ही नहीं है तो उसका उत्पादन क्यों होने लगा? तो कोई विकास नहीं होगा देश का। इस गलत अर्थशास्त्र के कारण गरीबी और अपराध निरंतर बने ही रहते हैं, क्योंकि हम समस्याओं के मूल को जाने बिना उसका गलत इलाज करने का प्रयास करते रहते हैं। अब जब अर्थशास्त्र ही गलत है तो हमारा कोई भी किया हुआ इलाज सही से कार्य नहीं करेगा। गरीबी और अपराध बने ही रहेंगे। प्रकृति में भी सभी प्रकार के प्रदूषण बढ़ते ही जाएंगे। जिस अर्थशास्त्र की मूल नीतियों में ही अन्याय हो रहा हो तो वो अर्थशास्त्र निश्चित रूप से गलत ही कहा जाएगा, और गलत अर्थशास्त्र के रहते इस देश में या इस दुनिया में कभी न्याय नहीं हो पाएगा। अपराध कभी भी समाप्त नहीं हो पाएंगे। लोग शांति और समृद्धि वाला जीवन कभी भी जी नहीं पाएंगे। तो साथियों, हमें एक दूसरे को कोसने से कुछ नहीं होगा। इसमें किसी भी आदमी की कोई गलती नहीं है। बस अभी तक सही अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं हो पाया था। अब सौभाग्य से सही अर्थशास्त्र की खोज हो चुकी है। अब केवल इस अन्यायकारी गलत अर्थशास्त्र को
न्यायकारी सही अर्थशास्त्र से बदलना होगा। फिर कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी और सबके जीवन समृद्धि से भरे होंगे। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। अब वो सही अर्थशास्त्र क्या होगा, इसकी चर्चा मैं आने वाले वीडियोज में आपके साथ करूंगा। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के पहले भाग का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।